हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रांशु अग्रवाल। जैसे कि हमने क्लास 10th का अभी साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और साइंस के सिलेबस में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके 3 लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज ये मेरा 4th लेक्चर है और आपको 4th लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में अपना सिलेबस कवर किया था, मैंने आपको बैलेंसिंग तक सिखा दिया था। मैंने आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था कल। ठीक है, आज हम उससे आगे का सिलेबस अपना डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपसे बैलेंसिंग नहीं आएगी, इफ़ यू डोंट गेट कि भाई कैसे बैलेंस किया जा सकता है, हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आप फिर केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस करनी नहीं आएगी तो आप फिर केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले बैलेंसिंग सीखनी है, और बैलेंसिंग सीखने के लिए अगर आपने हमारा लेक्चर 3 नहीं देखा है तो लेक्चर 3 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर 3 लेक्चर 2 दोनों देखिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है, प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी, आपको चीज़ें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलो आगे चलते हैं, अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हमने जो कवर किया था वो एक बार आपको काउंट करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में बताया था। आफ्टर दैट मैंने आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था। वहाँ बताया था केमिकल इक्वेशंस 2 तरीके की होती हैं, स्केलेटल एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती थी, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स LHS एंड RHS साइड दोनों, यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम रहते थे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम करते ही क्यों है बैलेंस। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस कर ली थी हमने। आज हम अपना नया टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट उससे आगे का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो स्केलेटल और बैलेंस्ड केमिकल थी वो आपकी इक्वेशंस थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो आप 2 लिखोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस समझना दोनों में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस का मतलब इस 2 तरीके की होती हैं, स्केलेटल एंड बैलेंस्ड वाली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन ना पूछ के अगर रिएक्शन पूछ देता है, तो रिएक्शन हमारी होती हैं 4 टाइप्स की, जिसमें से अभी हम 2 अभी डिस्कस करने वाले हैं, 2 हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट कितने होंगे, 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं हमारा, कंबाइन होंगे, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 हमारे आपके 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, जिसमें या तो दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, यानी कि 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रिएक्टेंट होंगे आपस में कंबाइन करके खाली कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस वाली रिएक्शन में। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ सब्सटेंसेस ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्ट साइड खाली एक ही सब्सटेंस, आपका एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, जैसे और आगे डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये करके, तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। जैसे क्विकलाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के अंदर मिक्स कराओगे, कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के अंदर मिक्स कराओगे, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सिलेक्ट लाइम। ठीक है, इस प्रोसेस में एक हीट भी रिलीज होती है, लेकिन हीट को हम एज अ प्रोडक्ट नहीं मानते हैं, हीट को हम एज अ प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। तो इसको अगर हम अपने में ना माने, इंक्लूड ना करें, तो क्या एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो क्या हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देखो रिएक्टेंट दो थे, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट बनाया है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हो, कॉम्बिनेशन, जुड़ना। ठीक है, अगर हम इससे आगे की बात करें, इससे आगे की बात है कि भाई H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। यानी कि एक मॉलिक्यूल, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ, दो रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कितने हैं, एक प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं। और जहाँ कंबाइंड होते हैं वो रिएक्शन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, नाम से आपको पता लग रहा है कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे, दो हों, तीन हों, चार हों, जितने भी रिएक्टेंट होंगे सब कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड टाइप है, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, पढ़ देते हैं। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। ये जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट यानी कि एक अकेला रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। वहाँ रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट एक था। यहाँ प्रोडक्ट एक होगा, रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट मोर देन टू होंगे, टू या टू से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या कहा है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर के टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। द रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, आगे और थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। यस, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस कि फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को अगर आप हीट करो, FeSO4 को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2 और SO3 बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ रहे हो, एक रिएक्टेंट है, तीन प्रोडक्ट हैं। यानी कि एक अकेला रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि डीकम्पोज्ड हुआ है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ आ गई। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं, एक अकेले रिएक्टेंट ने तीन प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, तो दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यस, ये सेकंड एग्जांपल है इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, हीट करना है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो एक सिंगल प्रोडक्ट था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर ये डीकम्पोज्ड हो गया, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अच्छा और जिसमें एक अकेला रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाता है मोर देन टू प्रोडक्ट में, टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो हमने इसको डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में डाला है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो एक अकेला रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि जहाँ एक अकेला रिएक्टेंट
दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है उसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा। अगर हम इसमें बात करें टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, अभी हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा था डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन भी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन बोर्ड ने आपके क्वेश्चन पूछ रखा है इनपट की टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। ठीक है, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या है इनमें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब हीट, जहाँ भी थर्मल नाम आ जाए समझ लेना हीट है, यानी कि ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ हमारा जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज्ड हो ड्यू टू हीट। हीट की वजह से अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज्ड हो रहा है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की, तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर जो डीकम्पोजिशन होता है। अभी मैं पूरा डिस्कस करूँगा इसकी डेफिनेशंस वगैरह, तो अभी आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। इसके आगे है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट होना। ठीक है, चलो ये तो हो गए जनरली 3 टाइप्स के नेम। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं ये, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखते हैं, पहला टाइप है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, सो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल प्रोडक्ट breaks into 2 or more simple substances when heated, and it is also known as thermolysis। समझो क्या कह रहे हैं इसमें डेफिनेशन में। आप एक बार मतलब एक काम करो, आप अगर कर सकते हो तो इस पूरी डेफिनेशन को एक बार अपने पास लिख लो कि भाई ये डेफिनेशन लिखो एंड देन ये डेफिनेशन लिखो। ठीक है, क्योंकि 2 पेजेस पर आ रहा है तो दोनों डेफिनेशन को एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इस डेफिनेशन में, इन्होंने बताया है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अकेला रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए, और वो ब्रेक डाउन किसकी वजह से हो, व्हेन हीटेड, जब वो हीट किया जाए, यानी कि जब हीट की वजह से द ब्रेक डाउन कम्स ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे या थर्मोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हीट की वजह से जो डीकम्पोजिशन होगा उसको थर्मोलिसिस या थर्मल डीकम्पोजिशन बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने पीछे, उसको हीट किया, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, हीट की वजह से। तो ये जो एग्जाम्पल बन जाएगा ये किसका बन जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें KClO3 की, KClO3 की, तो KClO3 को अगर हम हीट करेंगे यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड को, तो क्या होगा, इसको हीट किया हमने, हीट करने पर क्या बनेगा, KCl और ऑक्सीजन। देखो KClO3 किस में ब्रेक डाउन होगा, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ब्रेक डाउन किसकी वजह से होगा, हीट की वजह से। तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोला जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको थर्मल डीकम्पोजिशन समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, जहाँ डीकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं हम। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो पढ़िए, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ single substance break down into 2 or more simple substances when electric current is passed through it। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अकेला रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है,
कब? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, यानी कि डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होने वाला डीकम्पोजिशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब हम किसी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, तो वो डीकम्पोज हो जाता है। वो डीकम्पोजिशन कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो H2O, वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट पास कराया। करंट पास कराने पर क्या बना हमारा? हाइड्रोजन H2 और O2, ऑक्सीजन। देख रहे हैं, अगर आप वाटर में हाई वोल्टेज करंट पास करा दें, अगर आप वाटर में हाई वोल्टेज करंट पास करा दें तो हमारा जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, जनरली तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो 2Na+Cl2, 2Na+Cl2 हमारा होगा। देखो आप देख रहे हो NaCl किस में ब्रेक डाउन हो गया? Na सोडियम और क्लोराइड में। सोडियम और क्लोराइड में ये ब्रेक डाउन हो चुका है हमारा। सोडियम और क्लोराइड में अगर ये ब्रेक डाउन हुआ है तो इसको किसकी वजह? इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये किसकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, जब भी आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया होगा ना, तो आपको एरो पर लिखा होगा ये हीट की वजह से हुआ है, ये हीट की वजह से हुआ है, ये ऐसा लिख के देंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर ये ऐसा लिख के देते हैं तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है। फिर वो आपसे वहाँ पूछ भी लें कि ये कौन सा डीकम्पोजिशन है, तो एरो पर अगर इलेक्ट्रिक करंट लिखा है तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है, अगर हीट लिखा है तो थर्मोलिसिस या थर्मल डीकम्पोजिशन है। ठीक है, और अगर सनलाइट लिखा है, देखो अभी सनलाइट वाला भी आएगा, अगर देखो इस तरीके से लाइट या सनलाइट या HNU लिखा है तो वो फोटो डीकम्पोजिशन या फोटोलिसिस होगा। ठीक है, फोटो डीकम्पोजिशन क्या होता है देख लेते हैं। फोटो डीकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय एक्सपोजर टू लाइट। यस, फोटो डीकम्पोजिशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एक्सपोजर टू लाइट। एक्सपोजर टू लाइट का मतलब है जब उसे लाइट में हम खुला छोड़ देते हैं, या फोटोन्स। सनलाइट जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में आती है, अभी आप 11th क्लास में पढ़ोगे इस चीज़ को। तो आप जनरली ये समझ लेना, अगर सनलाइट की जगह फोटोन लिखा हुआ है तो उसका मतलब सनलाइट ही है। ठीक है, यस। सो अगर हम बात करें फोटो डीकम्पोजिशन की, तो फोटो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? फोटो डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन बोलते हैं। लेकिन जो ब्रेक डाउन हुआ है वो अगर सनलाइट की वजह से या लाइट की वजह से हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फोटो डीकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, यही हमने कहा है कि भाई एक्सपोजर टू लाइट। देखो ये हमने बोला है एक्सपोजर टू लाइट, तो अगर डीकम्पोजिशन लाइट की वजह से हुआ है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन फोटो डीकम्पोजिशन बोला जाएगा या फोटोलिसिस बोला जाएगा। ठीक है, फोटोलिसिस इसका दूसरा नाम होता है ये वाला। चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाम याद कर लेना भाई, H2O2 कई जगह यूज होगा, याद कर लेना, हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम होता है इसका। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम सनलाइट में खुला छोड़ दें, सनलाइट में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ये वाटर यानी कि H2O और ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है इसको अगर हम लाइट में खुला छोड़ दें। तो ये जो डीकम्पोजिशन हुआ है ये सनलाइट की वजह से डीकम्पोजिशन हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ लाइट की जगह क्या क्या लिखा हो सकता है वो देख लेते हैं। लाइट की जगह सनलाइट लिखा हो सकता है, लाइट की जगह फोटोन्स लिखा हो सकता है,
राइट की जगह एच न्यू लिखा हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें अगर राइट की जगह लिखी हुई हैं तो भी आप समझ लेना कि ये फ़ोटो डिकम्पोजिशन ही है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए अपने पास। इसके बाद अगर हम बात करें AgCl की, सिल्वर क्लोराइड, क्या होगा अगर उसको हम राइट में खुला छोड़ दें, सन राइट में रख दें ऐसे ही सिंपली, तो वो सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाएगा, इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आई होंगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीनों टाइप्स की डिकम्पोजिशन थे, वो भी आपको समझ आए होंगे, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी हम कल को आगे का सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।